जय हिंद, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो हमारी ये ज्योग्राफी की सीरीज चलिए क्लास 9th की, जिसमें से हमने आपको इंडिया और सारी लोकेशन के बारे में बता दिया है। फिर हमने आपको फिजिकल फीचर के बारे में बताया। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताएंगे, जो कि इंडिया में कितने ड्रेनेज सिस्टम है, कितने अपवाह तंत्र है। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, बच्चों के लिए है, जो किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और इसके साथ साथ जो भी क्लास 9th में है उनके लिए तो है ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है अपवाह या ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपके भारत के अपवाह तंत्र देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हिमालय की नदियां देखेंगे, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां देखेंगे, फिर आपके रिवर सिस्टम देखेंगे, झीलें देखेंगे, फिर आपके रिवर से पॉल्यूशन जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और वाटर कितने भाग में डिवाइड है। ड्रेनेज बेसिन यानी अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। द एरिया ड्रेनेज्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। मतलब किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में क्या होता है जल प्रवाहित, जैसे ये देख सकते हैं आप, है ना, तो वो क्या होता है आपका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। फिर आता है वाटर डिवाइड, जल विभाजक हम कैसे कहते हैं? जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी प्रवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते, इस प्रकार का उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बीच में पहाड़ है और दो नदियों को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि आप देखते हैं सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में आप देखा होगा सतपुड़ा पहाड़, ठीक है। वो एक साइड से आपकी, ऊपर साइड से आपकी कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नीचे साइड से आपकी कौन सी नदी जाती है? ताप्ती नदी। इस तरह से वो क्या होता है, वाटर डिवाइड करता है। मतलब बीच में कोई एक बड़ा सा स्थान होगा, उसके इधर साइड भी रिवर, इधर साइड भी रिवर, तो उसे क्या कहते हैं आपके? वाटर डिवाइड। और ड्रेनेज सिस्टम जैसे ये जैसे एक बिल्कुल जो ड्रेनेज बेसिन होता है, एक मेन नदी होती है, फिर उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज नदी मिलती है, वो क्या होते हैं आपका ड्रेनेज बेसिन के आपके पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो आपके ड्रेनेज बेसिन है उसे कौन सी है? आपकी अमेजन रिवर की है। ठीक है, अमेजन रिवर ये कहाँ है? आपके साउथ अमेरिका में। जब आप देखेंगे वर्ल्ड मैप अगर आपको पढ़ना है तो हमारी क्लासेस डली हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। ठीक, जैसे ये देख सकते हैं अमेजन रिवर की कितनी बड़ी आपकी बेसिन आपको दिखेगी। ठीक है, यहाँ से अमेजन रिवर निकली है, फिर उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपकी यहाँ पास लोकेट होके ज्वाइंट होती हैं। इस वजह से इनको क्या बोला है? सबसे बड़ा आपका, विश्व का सबसे बड़ा आपका ड्रेनेज बेसिन आपका कौन सा है? अमेजन रिवर का है। फिर देखते हैं रिवर सिस्टम क्या होता है। आपके नदी तंत्र क्या होते हैं? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही नदी तंत्र कहते हैं। मतलब जो एक मेन रिवर्स होगी और उसके साथ साथ जो ट्रिब्यूटरीज होगी उन्हें क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम कहा जाता है। आ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड द रिवर सिस्टम। हिमालय की नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। हमने पता है कि जैसे हिमालय की जो नदियां हमने 3 नदी तंत्रों में डिवाइड किया है। कौन कौन से किए ये पूरा हम देखते हैं आपके। सबसे पहले उसके बाद देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ड्रेनेज पैटर्न एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं एवं अर्धस्थल शैल संरचना पर आधारित होती है। यह ध्रुवाकृतिम, जलीनुमा और आयताकार के आरी अपवाह प्रतिरूप में होती है। विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप में संयोजक एक विवाह अपवाह द्रोणी में भी पाया जाता है। जैसे जो स्ट्रीम्स होती है with the drainage basin of the Saturn pattern depending on the slope of land, underlying rocks system, will climate conditions, में पूरी ये डिपेंडेंट होती है कि वो नदी किस तरह से आपकी होगी। ठीक है, the dendritic trellis and rectangulars and radial patterns, the combination several pattern may be found of the same drainage basin। जैसे ये देख सकते हैं आप, मुख्य धारा ये मेन रिवर से, ये आपकी सहायक नदी है कि कौन सी आपकी बना रही है? कृत्रिम अपवाह, जिसको कहते हैं आपका डेंड्रिक। ठीक है, जैसे आपके पेड़ पेड़ पौधे के वो देखे होंगे आप, जिससे हमारे पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ में जब उनकी शाखाएं जो रूट्स वगैरह होती हैं फैली रहती है, उसी तरह आपको दिखेगा। डेंड्रिटिक सिस्टम इसको कहते हैं। तो ट्रेलियस सिस्टम में आता है जलीनुमा, जालीनुमा, जैसे आपके जालीदार नहीं होते उस तरह से आपकी यो रिवर सिस्टम आपको दिखेगा। फिर आपका आयताकार यानी जैसे रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखेगा।
फिर लास्ट में आता है आर्य अपवाद, जिसमें से कि आपको देख सकते हैं रेडियल पैटर्न, जिससे कि एक मेन पार्ट होगा। जैसे कि आप देखेंगे अमरकंटक, अमरकंटक से जो नदियां निकलती है इधर, नर्मदा, महानदी, सोन, ठीक है, एक मेन पार्ट से होगा, वहां से नदियां चारों तरफ निकलती हैं, वो आपका कौन सा होता है, आपका रेडियल पैटर्न। देखते हैं एक एक करके डेंड्रिटिक रूप क्या होता है आपका। ये पैटर्न डेवलप वेयर द रिवर चैनल फ्लो द स्लोप ऑफ द तराइन्स, द स्ट्रीम ट्रिब्यूटरी रिसेंबल ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्री। जैसे ये बिल्कुल आपका शेप कैसे होगा, जैसे हमारी ट्री के शाखा होती है ना, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, सेम टू सेम आपको उसी तरह दिखेगा, इसीलिए क्या बोला गया है उसको, डेंड्रिटिक सिस्टम आपको बोला गया। ये देखिए एक मेन रिवर्स होगी, ठीक है, उसकी फिर सहायक नदियां छोटी छोटी चारों तरफ से जुड़ी होंगी, तो वही क्या क्या कहलाएगा आपका ध्रुमाकृतिक प्रवाह कहलाएगा। फिर दूसरा देखिए ट्रेलिस पैटर्न क्या कहता है, जाली नुमा, जैसे आपकी जाली वगैरह नहीं देखा होगा कि ये नदी जा रही है आपकी, यहाँ पास जालियां टाइप का बन जाता है छोटी छोटी नदी, जब सहायक नदियों का मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपको क्या कहलाता है, तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। जालीनुमा प्रतिरूप विकसित करता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानों से समांतर पाए जाते हैं। रिवर्स जो है ना, ट्रिब्यूटरीज एक्सप्रोसमेंट राइट एंगल, ठीक है, बिल्कुल राइट एंगल में आपकी मिलेगी। डेवलप ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस डायरेक्ट पैटर्न डेवलप्ड वेयर द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल ऑफ द ईस्ट अदर, ठीक। फिर इसके बाद आपका तीसरा पैटर्न आता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। फिर आता है आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम में, जो आपका आता है ड्रेनेज सिस्टम, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप ऑन द स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉकी टैरेन टाइप के। ये देखिए जैसे आपका रेक्टेंगुलर नहीं बन रहा है, उस टाइप की आपकी ये बिल्कुल सिस्टम में आपको दिखेगा, ठीक है। आता है प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग का विकसित करता है। फिर लास्ट में आता है आपका कौन सा है, आपका रेडियल पैटर्न, जो रेडियल पैटर्न डेवलप व्हेन द स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल पीक ऑफ द डोम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि एक जगह यहाँ से नदी निकल रही, यहाँ से चारों तरफ फैलने लगे नदी, कोई इधर बह रही, कोई उधर बह रही, कोई उधर बह रही, तो वो क्या होगा आपका आर्य प्रवाह, या फिर इसे ही कहते हैं रेडियल पैटर्न, ठीक है। भारत के अपवाद तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। जैसे हमारा रिवर सिस्टम है, इसमें मेनली हमने किसके द्वारा किया है, ब्रॉड रिलीफ फीचर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। इस आधार पर भारतीय नदियों को हमने दो मुख्य भागों में बांटा है, एक आपका हिमालयाज होगा, हिमालयाज रिवर होगी, और एक आपकी होगी पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। मैं भी डिफरेंट बता, जो हिमालयाज रिवर होगी वो 12 महीने, मतलब हर यहाँ का पानी कभी भी खत्म नहीं होता, और जो आपकी पेनिसुलर होती है ये ज्यादातर डिपेंडेंट होती है आपके किसमें, मानसून में, ठीक है, ये मानसूनी वाली होती है आपकी। फिर देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जो आपके हिमालयाज रिवर और प्रायद्वीपीय डिफरेंस बिटवीन, क्या डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ हिमालयाज रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स। वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। इसको क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं ना, स्नो होते हैं, वहां से इनको जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी पेनिसुलर रिवर्स होती है, जब पूरा काय में डिपेंडेंट होती है, रेनफॉल में, जितनी बारिश होगी उतना रेनफॉल होगा, ठीक है। ये बिल्कुल कौन सी होती है, सीजनल होती है। और ये क्या क्या होती है, पेरेनियल्स, पेरेनियल्स यानी होते हैं 12 मासी, ठीक है, 12 मासी कहते हैं उसको पेरेनियल्स, पेरेनियल रिवर्स होती हैं, और ये आपकी सीजनल रिवर्स होती हैं। फिर आपके पास ये नदियां बहुत लंबी होती हैं, लेकिन जो नदियों की लंबाई तथा ये छिछली होती है। रिवर्स एज शॉर्टेड और सेलोवर कोर्सेस, ये मतलब इसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती पेनिसुलर रिवर्स की, ठीक। ये युवा हिमालय ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन नदियों, विसर्ब, गांजों और गुरुक झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों से बनते हैं। यूथ हिमालय कैरीज ह्यूज लोड सिल्ट्स एंड सैंड्स फ्रॉम द meanders गॉर्ज, ऑक्सबो लेक्स, मैनी डिपोजिट्स ऑफ द फीचर। ये ज्यादातर गॉर्ज बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, क्योंकि ये ऊपर पर्वतीय हिमालय से बह कर आती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, ज्यादातर कुछ केंद्रीय, जैसे कि आपके अमरकंटक हो गए, यहाँ से निकलने वाले आपके नर्मदा, हाउएवर सम द ओरिजिनेटेड सेंटर हाईलैंड, तथा पश्चिम की तरह बहती हैं ज्यादातर ये, ठीक है। अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। प्रमुख नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और आपकी कौन सी है, महानदी। और इसमें से प्रमुख नदियां कौन सी, आपके सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आपकी मेजर रिवर्स आपकी होती। फिर देखते हैं ये सोर्सेस ऑफ रिवर के, और ये कैसे होते हैं। एक मान लीजिए सोर्सेस ऑफ रिवर होगा, ये आपका ऊपर कोर्स कहलाएगा, इसमें आपके मिडिल कोर्स कहलाएगा, ये बीच वाला,
ये फिर आपका ऑक्सबो लैक क्या होता है, ये आपका ऑक्सबो लैक कहलाएगा। ठीक है, ऐसी नदियां कि जो अपना घूमते घूमते आती हैं बट अपना बीच में पार्ट आपका छोड़ देती है। फिर आपका ये लोअर कोर्स कहलाएगा, ये आपका मिएंडर्स कहलाएगा, ये आपका डेल्टा है। ठीक, इस तरह से आपका पूरा का पूरा होता है। अब देखते हैं एक एक करके हिमालयस रिवर में कौन कौन सी रिवर आती हैं पूरा डायग्राम बेस में। सबसे पहले देखेंगे हिमालयस रिवर। हिमालय की अधिकतर नदियां क्या होती हैं, 12 मासी नदियां होती हैं। ये मोस्ट ऑफ द हिमालयस रिवर आर पेरिनल्स इट दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। ये इनमें क्या होता है, वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्ष के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। ठीक, हिमालय की दो मुख्य नदियों सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। और ये नदी, इन नदियों में पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। ये क्या बनाती है, यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, क्योंकि पर्वतों को काटते जाती हैं और फिर क्या क्या बना देती हैं, गॉर्ज बना देती है। ठीक है, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग को ऊपर भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं, यानी कौन से करती हैं, आपके इरोजन एक्टिविटी करती हैं, तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन भी करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों से बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती। ठीक है, फिर ये जो नदियां होती हैं पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि डेल्टा का निर्माण करने की वजह क्या होती है, ऐसी नदी जो बिल्कुल समुद्र में मिलने से पहले एकदम धीमे हो जाए। धीमे हो जाने के कारण वो अपना चारों तरफ फैल जाती है, तो वो क्या बनता है, डेल्टा बनता है। लेकिन जो आपको वेस्ट साइड में बहने वाली नदी है वो आपकी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे सिंधु हो गई, गंगा हो गई और आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई। और ये नदियां लंबी होती हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां के आकार में इसमें मिलती है। ठीक है, जैसे यमुना वगैरह आपको गंगा में मिल रही हैं। जैसे ये गॉर्ज का निर्माण, ये देख सकते हैं आपको गॉर्ज कैसे बनते हैं। नदियां बहुत फ्लो में आएंगी तो जो पहाड़ होगा, जो माउंटेन हो, उसको काटते हुए बीच में निकले तो क्या बना देती हैं, गॉर्ज बना देती है। फिर आपके पेनिसुलर रिवर्स में कौन कौन सी हैं, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह क्या होता है, वर्ष भर निर्भर करता है। कि किस पर निर्भर रहते हैं, वर्षा पर। ठीक है, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। जब जैसे वो ड्राई सीजन आ गया तो उसमें नदियां क्या होती है, छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। हिमालय की नदियों में की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियां लंबाई में कम इसलिए होती है, क्योंकि हिमालय से नदियां ज्यादा लंबी होती है पर ये कम होती है। फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट साइड। जैसे समंता, याद करने की ट्रिक, समंता आपकी एक हीरोइन के जैसे नाम है, तो सा से साबरमती, मा से माही, एन से नर्मदा और टी से ताप्ती। फिर प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों पश्चिमी घाट से निकलती है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट, तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। किधर बहती है, आपकी बे ऑफ बंगाल साइड। ठीक है, हिमालयस रिवर जो आपकी होती है, हिमालयस रिवर को हमने 3 पार्ट में आपके डिवाइड किया। एक आपकी होगी कौन सा, इंडस रिवर सिस्टम आपका कहलाएगा, एक आपका गंगा रिवर सिस्टम, एक आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम हमारी मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से, तो ये पाकिस्तान होते हुए कहाँ चली जाती है, आपके अरेबियन सी में। फिर उसके कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पंचनद या फिर पंचनदी कहते हैं, जैसे झेलम, चेनाब, सतलज, रवि, ब्यास। ठीक है, फिर गंगा का सिस्टम देखेंगे, फिर अपन देखेंगे ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर कौन कौन सी। इंडस रिवर इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। इंडस रिवर कहाँ आपकी होती है, तिब्बत के पास, लेक मानसरोवर के पास में। कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है, मतलब जैसे कराची पे पहुंचने पर उससे पहले ये कहाँ मिल जाती है, आपकी अरब सागर। इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर में 2880 किलोमीटर है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सुंदर दर्शनी गॉर्ज बनाते हैं ये भुंजी, अब गॉर्ज यहाँ पास बना है। इसके साथ साथ जो सिंधु नदी होती है बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है। ठीक, फिर सहायक नदियां इसमें कौन कौन सी, आपके जास्कर हो गई, नुब्रा हो गई, सियोक हो गई, हुंजा हो गई, सतलज हो गई, व्यास, रवि, चेनाब और झेलम हो गई। सतलज, व्यास, रवि, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी से आप मिलती है।
ठीक है, ये देख सकते हैं जो अपनी ये भारत के नक्शा रिवर का मेजर रिवर्स कौन कौन सी है। मेजर रिवर में हम पढ़ रहे हैं आपके हिमालयाज रिवर्स। हिमालयाज रिवर्स में हम पढ़ेंगे आपके कौन से, सबसे पहले इधर देखेंगे आपके इंडस रिवर। तो ये इंडस रिवर आपकी ये निकली है यहाँ से, ये पूरा इंडस रिवर का पार्ट का है, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये इंडस रिवर ये बहते हुए ऐसे जा रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे और अपन हाईलाइट, ये इंडस रिवर है, ऊपर ऊपर ये निकल के ये बहते हुए आ जाती है आपके पाकिस्तान के पास। फिर यहीं से आपकी ये झेलम रिवर है, झेलम रिवर किस जाएगा आपके चेनाब रिवर, चेनाब को फिर आपको रबी करती है। फिर इधर से मानसरोवर के पास से आपकी आती है सतलज बहते हुए, तो सतलज में मिलके आपको कहाँ मिल जाती है, इसमें इंडस रिवर। और सतलज से कौन सी मिलती है आपकी, ब्यास। ठीक है, इस तरह से पूरा है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये डायग्राम जितने भी बच्चे हैं सब लोग अपने कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। जैसे ये नदी आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी मान लीजिए निकल रही है कौन सी, ये आपकी निकल रही है इंडस रिवर, क्या। फिर इंडस रिवर को ऊपर से कौन सी ज्वाइन कर रही है आपकी, श्योक नदी, फिर नुब्रा नदी, फिर ये आपकी दमचौक इंटर जम्मू कश्मीर में हो रही है। क्या बात से यहाँ पास कुल लंबाई इसकी कितनी है, 2880 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई 2880 है, लेकिन भारत में यहाँ पे 1114 है, बाकी आपकी किधर है, पाकिस्तान है, ठीक। फिर वेरिनाग झील से आपकी किसी गंगा नदी निकलती है, उस झेलम नदी आपकी निकलती है कहाँ से, वेरिनाग से। जी, झेलम नदी पर आपके वूलर लेक यहीं पास स्थित है। फिर ये आपके पाकिस्तान के झंडा के पास आपके किससे मिल जाती है, चिनाब से। फिर बाड़ा लाचा से आपकी चंद्रा और भागा निकलती है, इन चंद्रा और भागा मिलकर क्या मिलाती है, चेनाब नदी। चेनाब नदी आपकी जाती है कहाँ से मिलती है, डायरेक्ट पाकिस्तान के उसमें। फिर रोहतांग से आपकी रवि निकलती है, जो आपकी चेनाब की क्या है, सहायक नदी है। फिर ब्यास कुंड से ब्यास निकलती है, जो आपकी किसकी सहायक नदी है, सतलज की। फिर तिब्बत के ही राकस ताल से आपकी सतलज नदी निकलती है, और ये जाके चेनाब से मिल के आगे चल के किस में मिल जाती है, आपके मिठानकोट के पास मिल जाती है, किसमें आपके सब पांचों नदियां, जिसे पंचनद कहते हैं। पंचनद वाली नदियां डायरेक्ट पूछा जाता है कौन कौन सी है आपकी, एक झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज, ठीक है। फिर ये जाके कराची में होते हुए उसके पहले कहाँ गिर जाती है, आपके अरब सागर, ठीक है। ये पंजाब में कपूरथला के पास आपकी कौन सी मिलती है, ब्यास मिलती है किससे, सतलज से, ठीक। यहीं पर हरिके और इंदिरा सागर नहर आपकी निकलती है। तो ये आपके पास डायग्राम बना होना चाहिए, कॉपी पेन आप लेके बैठेंगे, आशा है कि मैप आपके सबके पास होना चाहिए और बनाते जाएंगे डायग्राम, ठीक है। ये आपकी इंडस रिवर, उसके पास झेलम रिवर, चेनाब रिवर, सतलज रिवर, ठीक। हाँ, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 में आपके हुआ था। भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के भागों में सिंचाई के लिए करते हैं, मात्र 20% हम करते हैं यूज, ठीक है। फिर आता है गंगा रिवर सिस्टम। आप दूसरा कौन से, आपका गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम के मुख्य धारा भागीरथी और गंगोत्री से जो आपकी निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है जो आपके, तो वहीं से आपकी क्या क्या निकलती है, गंगा रिवर, ठीक है। हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी फिर गंगोत्री ग्लेशियर। अलकनंदा उत्तराखंड से कहाँ पास मिलती है, आपकी देवप्रयाग में मिलती है, जहां पास भागीरथी मिलती है, वहीं से आपकी कौन से उद्गम होता है, गंगा रिवर। इसकी टोटल लेंथ आपकी 2500 किलोमीटर है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच का जल विभाजन पर स्थित है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार आप लोग को जाने का मौका मिले तो बिल्कुल आप जाइए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, खूब घूमिए, ठीक है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, यमुना जो कि आपकी यमुनोत्री से निकलती है, घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल, हिमालय से निकलती है, और प्रायद्वीप पेनिनसुलर हाईलैंड में आपको मिलेगी चंबल, बेतवा और सोन, ठीक है। फ्लड इन नॉर्थ इंडिया में फर्टाइल लैंड, ठीक। जो ये कोसी वगैरह है, ये पूरी आपके बिहार का शोक माना जाता है, क्योंकि यहाँ बाढ़ आने के कारण पूरे बिहार में हालत खराब हो जाती है। फिर पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, कहाँ तक बहती है, पश्चिम में। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, ठीक।
भागीरथी और हुगली। फिर मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है हुई बंगाल में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसके आकार आकर मिल जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इससे आकर कहाँ मिल जाती है आपके वहां पास बांग्लादेश में। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना के नाम से जानी जाती है कहाँ आपके बांग्लादेश में। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। क्या मिल जाती है आपके बंगाल की बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा ये है डेल्टा, देख सकते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप के से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा यह है। रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। द सुंदरबन डेल्टा डिराइव द नेम ऑफ द सुंदरी ट्री विच ग्रोन विद द मार्शलैंड। मतलब यहाँ पास एक सुंदरी पेड़ पाया जाता है, इस कारण उसका क्या नाम पड़ा है सुंदर वन डेल्टा। ये देख सकते हैं देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम। इधर से आपकी भागीरथी आ रही है, इधर से आपकी अलकनंदा आ रही है, यहाँ पास मिलकर क्या बन जाती है फिर आगे बहने लगती है, क्या हो जाते हैं आपके गंगा नदी। अब देखते हैं ये गंगा नदी के सोर्सेस। ये आपको गंगोत्री से ये लिख रहे हैं देवप्रयाग से ये गंगा नदी हमारी है पूरा ये बहते हुए ये जाते हुए आपके यहाँ तक बांग्लादेश में मिल जाती है उससे। ठीक है? ऊपर से आपकी कौन कौन सी नदी आ रही है, शारदा आ रही है, घाघरा आ रही है, गोमती, गंडक, कोसी। ठीक है, ऊपर से ये जुड़ने वाले ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, नीचे से आपके सोन आ रही है। ठीक है, इधर से आपकी यमुना की मिलती है। ठीक, फिर यमुना की मिलती है, फिर यमुना की ट्रिब्यूटरीज आपके चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। सोन तो डायरेक्ट आपकी गंगा से मिलती है। ठीक है, फिर दामोदर तो इधर बह जाती है कोलकाता के। इस तरह से आप देख सकते हैं। बनारस वो क्या कहते हैं आपके प्रयागराज में यमुना जो किससे मिलती है आपके गंगा से। ठीक है, इसलिए वो संगम माना जाता है। ठीक, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये अलकनंदा नदी ऊपर से आ रही है। अलकनंदा से मिलती है आपकी विष्णु प्यार में धौली गंगा। ठीक है, अलकनंदा से ऊपर आती है सांतोपन ग्ले से आपके अलकनंदा निकलती है, वहां से आपको विष्णु प्रयाग मिलती है। फिर नंद प्रयाग में आपको नंदाकिनी मिलती है। कर्ण प्रयाग में आपको क्या मिलती है पिंडार मिलती है। फिर केदारनाथ से इधर आपकी मंदाकिनी आती है, किससे मिली अलकनंदा से। फिर इधर से गंगोत्री से उत्तरे भागीरथी आपकी आती है जो भीलगंगा टिहरी के बाद यहाँ भागीरथी में है। ये देवप्रयाग में मिलती है, फिर यहीं से आपकी गंगा होती है। गंगा कौन कौन से मैन से उसमें जाती है ये देख सकते हैं, जैसे कि ऋषिकेश इसी के पास बसा हुआ है, हरिद्वार यहीं के पास बसा है, आपकी रामगंगा नदी ऊपर से आ रही है, प्रयागराज भी का संगम आप देख सकते हैं। यमुनोत्री आपके निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड से, उसमें हिंडन जुड़ती है, फिर आके यहाँ पास प्रयागराज में आपकी जुड़ जाती है। कौन सी, गंगा नदी से। ठीक है, तो गंगा नदी की ये क्या है, यमुना एक सहायक नदी है। फिर ऊपर से गोमती आ रही है, फिर शारदा और घाघर मिलके घाघरा नदी आपके छपरा के पास मिलती है। नीचे से सोन नदी पटना के पास मिलती है। पुनपुन नदी आपके फतुआ के पास मिलती है। सोनपुर के पास आपको नेपाल में गंडक नदी आके मिलती है। कोसी भागलपुर में मिलती है। ये फरक्का हुगली और दामोदर के यहाँ पास ये मिलती हैं। ठीक है, महानंद मिलती है, फिर जमुना में आपकी आके मिलती है बांग्लादेश में, फिर ये जाके कहाँ जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ठीक है ना। फिर अब देखते हैं आपके ये पूरा डायग्राम आपके पास बना होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। फिर बनास हो गए, पार्वती हो गया, मेज हो गया है ना, काली सिंध हो गई, खारी हो गई, चिपरा हो गई, चंबल, जाना, पहाड़ी, ये सब आपको मिलती है। फिर देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कौन सा होता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे उद्गम इसका कहाँ से हो गया, मानसरोवर झील से इसका उद्गम माना जाता है। इसकी लंबाई 3080 किलोमीटर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती चले जाते हैं। नामचा बरवा शिखर 7.757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी में यू अक्षर जैसे मोड में बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज माध्यम से प्रवेश करती है। सहायक नदी इसकी देवांग, लोहित, केनूल दूसरी सहायक नदी है। इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करे तो सबसे पहले उसकी ट्रिब्यूटरीज नदी अवश्य पूछता है। ठीक है, गुम्फित नदी जो कि आपकी गुम्फित नदी सेवरल स्ट्रीम्स यहीं पास आपका विश्व का सबसे बड़ा
माजुली द्वीप है जो बिल्कुल मीठे पानी में आपके यहाँ पास क्या है, माजुली है, जो कि आपके आसम में पड़ता है। अवसाद में तिब्बत भारत में अधिक ज्यादा अवसाद फैलाते हैं, यहाँ पास मार्ग परिवर्तन व बाढ़ होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। चिमेउंगुन ग्लेशियर से आपके तिब्बत से निकलती है सांगपो नदी, इसे सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। केनियन नामचा बरबा यंगांग दर्रा गौर्ज दिहांग नाम से सिहांग दिहांग है। घासी घाट नदियां यहाँ पास दिबांग यहाँ से मिलती है, लोहित मिलती है, ऊपर से डिमची, नीचे से डिब्रूगढ़। आप यहाँ पास देख सकते हैं ब्रिज है डिमची से लेकर डिब्रूगढ़ तक। फिर बूढ़ी दिहांग आपको मिलती है, फिर माजुली द्वीप आपको यहीं पास दिखता है। फिर सुबनसिरी आपकी मिलती है, धनसिरी मिलती है, मनास ऊपर से मिलता है मानस, फिर संकोच नीचे से कापली, तिस्ता, पद्मा, मेघना, ये कहलाती है कहाँ आपके बे ऑफ बंगाल होने से पहले। ठीक है, ये नदी का भी डायग्राम आपको तीनों ब्रह्मपुत्र और गंगा का आपका होना चाहिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, नामचा बर्मा में होती है सांगपो नदी, ये वेस्ट बंगाल में जाके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। फिर प्रादीप नदियां हम देखते हैं, प्रादीप नदियों में कौन कौन सी नदी आपकी आती है। प्रादीपी भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, जो पूर्व की ओर आपकी बहती हैं। ठीक है, किसकी ओर, ईस्ट साइड, ये देखिए। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, और ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, पश्चिम पश्चिम घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, ज्वारमुख का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, आपके एस्टुरी का, क्योंकि ये फ्लो में बहती हैं बहुत तेजी के साथ, तो ये एस्टुरी का निर्माण करती है और स्लो हो जाती है नदियों में पहुंचने के पहले, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए अब एक एक करके अपन पढ़ते हैं कौन सी नदी कहाँ पास है, पूरा डायग्राम बेस में। सबसे पहले देखेंगे नर्मदा बेसिन। पेनिनसुलर में सबसे पहले मुख्य नदी आपकी नर्मदा। नर्मदा हमारी अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पड़ता है, वहां से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलते हुए जबलपुर में आपका भेड़ा घाट, आपने कभी जबलपुर जाएंगे तो वहां पास आपको भेड़ा घाट मिलेगा। फिर ओमकारेश्वर जो आपके ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छी जगह है। ये भी आपकी नर्मदा तट में बचा है। महेश्वर आपकी यहीं पास है। इसके साथ साथ आपका जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वो भी आपकी नर्मदा के उसमें मिलेगी। ठीक है, यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है आपकी। ठीक है, रिफ्ट वैली का। समुद्र तट तक पहुंचने क्रम से यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्रोत से निर्माण करती है। जैसे जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, तथा यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण, यहाँ धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। अभी आप जबलपुर में जाएं तो बिल्कुल आपको मौका मिले तो आप वहां बिल्कुल जाने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखते हैं ताप्ती बेसिन जो दूसरी है, मध्य प्रदेश में वेस्टर्न साइड फ्लो होती है। ये आपके सतपुड़ा के नीचे पाई जाती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीचों बीच नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीचों बीच आपका सतपुड़ा माउंटेन है। ठीक है, सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ है आपके। यह भी नर्मदा के समांतर है, भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य में होती है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत ही अधिक संकीर्ण माना जाता है, बहुत ही ज्यादा क्या है, नैरो है, इसलिए तटीय नदियां लंबाई बहुत कम होती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही और भारत पूजा तथा पेरियर नदी है। मैंने तो वैसे 4 याद कर लेंगे तो इतना समानता याद कर लीजिए आप, तो आपको याद रहेगा। फिर देखते हैं गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन आपके महाराष्ट्र से निकलती हुई, ये देख सकते हैं आप, निकल रही है महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर यहाँ महानदी नदी भी आप देख सकते हैं, यहाँ से निकलेगी, फिर कृष्णा और आपकी कावेरी। द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर आपकी कौन सी है, गोदावरी की। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी नदी पेनिसुलर में कौन सी आपकी, गोदावरी, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है आपकी। इसकी लंबाई टोटल 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और प्रादीप नदियां, इसका प्रवातन सबसे बड़ा है। ठीक है, प्रादीप नदी सबसे बड़ा है, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सहायक नदियां मिलती है जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, बेलगंगा और पेनगंगा।
द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है, मध्य प्रदेश उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में। बेसिन कवर्स ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र 50% है, बाकी मध्य प्रदेश उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उसमें कवर होता है। फिर महानदी बेसिन आता है। महानदी बेसिन का उद्गम स्थल आपके कहाँ है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड में माना जाता है, ठीक है, उच्च भूमि से, तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लेंथ टोटल 860 किलोमीटर है। इसकी आपकी जो बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के और उड़ीसा में माने जाते हैं, ठीक है। ये रायपुर में देख सकते हैं, महानदी में ही स्थित है, ठीक है। संबलपुर कटक आपके यहीं पास दिखेगा, ठीक। फिर आता है कृष्णा बेसिन। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के निकट के एक स्रोत निकलकर कृष्णा लगभग यहाँ पास आपकी निकलती है, कृष्णा नदी, जो कि 1400 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पास से कृष्णा नदी आपकी निकलेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं कृष्णा नदी निकलते हुए जा रही है ऊपर से। ये नदी, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी ये निकलते हुए बहते हुए आपके कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी क्या है? सहायक नदियां है सब। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। द्रोणी मतलब इसका ड्रेनेज बेसिन आपको कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं कावेरी नदी के विषय। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से ये ब्रह्मगिरी श्रृंखलाओं से निकलती है, पश्चिम घाट। तमिलनाडु में कुंडलूर में के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। ये कर्नाटक से निकलती है आपकी, मैं आपको बता दूं। इसकी प्रमुख सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी है, ठीक। इसकी द्रोणी आपकी जो इसकी बेसिन होती है केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत होती है। केरल और कर्नाटक में इसका मेन घाट आपका जाता है, केरल, कर्नाटक और अब तमिलनाडु, ठीक है। हाँ, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात आपका कावेरी नदी में बहता है। इसे शिव सुंदरम के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान की जाती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97 आपका जल लवड़ी है। केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग आपको हिमानी के रूप में दिखेगा। फिर आता है लेक्स, किसे कहते हैं? झील। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? झील। द लेक वेयर वाटर एक्यूमुलेटेड इन द थ्रो ऑफ द सरफेस इज नोन एज लेक। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। A meander rivers across the floodplains from the cut of the later develop of the Oxbow lake। स्पिट तथा बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील हो गई और कुलेरो झील हो गई, ठीक। फिर लेक्स में उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण झील, ठीक है। सांभर झील आपके लवड़, क्योंकि ये समंदर के पास से है, तो यहाँ पास समुद्र का पानी है, इसकी वजह से समुद्र। इसके जल उपयोग नमक के निर्माण के लिए, इसका क्या के लिए किया जाता है? नमक निर्माण। यहाँ पास यहीं से नमक आपका जो आपके घर में मिलता है ना, नमक वमाक आप जो खाते हो, ये है ऑक्सबो लेक। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर और देखते हैं, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में सिलाव अथवा मिट्टी के हिमानी मार्ग में बद गई। इसके विपरीत जम्मू तथा जम्मू कश्मीर की वूलर झील भूवर्गीय क्रियाओं से बनी है। आपकी वूलर झील जो आपकी है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी वूलर झील, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वूलर झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बाड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन में नदियों पर बांध बनाए जाने से झील का भी निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर झील, ठीक है। भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट के तौर पर आपको गुरु गोविंद सागर झील यहाँ पास बनी है, ठीक है।
बरगी लेक्स आप वहाँ पास देख सकते हैं, बरगी डैम के पास, वहाँ भी पास एक झील है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी है। देख सकते हैं लोकटक झील, यह कि कहाँ, मणिपुर में है, यहीं पास आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। फिर बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत और अरल सागर। कैस्पियन सी, डेड सी और अरल सागर, ये आपके बड़े आकार की झीलों ने क्या कहा जाता है, समुद्र भी कहा जाता है, सीज कहा जाता है। ठीक है, रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में रिवर्स क्या क्या रोल है। तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि नदियों का जल जो है मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य होता है। यही कारण है कि जो हमारी नदियां के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नदियों का। वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण के लिए नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए हमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखते हैं रिवर्स में पॉल्यूशन किस प्रकार के होते हैं। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इनका गुणवत्ता प्रभावित होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता जा रहा है कि जो नदियां से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन भी आपका क्या होता है, घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों जो होता है उनका प्रदूषण तथा अपस्कृत कचरे नदी में मिलते हैं। जो बहुत सारी आप देखते होंगे इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं ना, उनका जो नालियां होती है, वहां से जो उनका पोल्यूशन निकलता है, सब किस में जाता है, आपके नदी में। जैसे यमुना नदी में देखते हैं, यमुना नदी सबसे गंदी मतलब वो मानी गई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित कर देता है। फिर नेशनल नदी, हमने एक योजना बनाई, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, एनआरसीपी। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सूचना सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल है। इस कार्य योजना के तहत 57 जिले यानी 57 जिले में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वालों कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तित करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया। इस तरह से आपका तीसरा चैप्टर हुआ खत्म, स्वाहा। अब पढ़ेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी पॉलिटी और आपकी हिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।